जय हिंद। देखिए, पूरे विश्व में हमें अगर तालमेल मिला के रखना है तो इसके लिए विदेश नीति बहुत मायने रखती है। दूसरों दोस्तों से साथ हमारा कैसा संबंध है, इससे ज्यादा मायने रखता है पड़ोसियों से हमारा कैसा संबंध है। अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथन याद रखिए कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, क्योंकि पड़ोसी से संबंध रखना हमारा बहुत जरूरी होता है। इमरजेंसी में वो पास होने की वजह से तुरंत आ जाते हैं, बट इधर देखिएगा तो हमारा अपने पड़ोसियों के साथ लगातार संबंध बिगड़ते जा रहा है। इसी कड़ी में मालदीव हमारा एक काफी अच्छा सहयोगी देश था, बट वहां के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत के आए हैं मोहम्मद मोइजू, तो मोहम्मद मोइजू पूरी तरह से एंटी इंडिया है। इन्हें चाइना फंडिंग देता है। पूरा इलेक्शन ही इनका कैंपेन चला था, इंडिया आउट, इंडिया को बाहर करो, इंडिया को बाहर करो। इनकी पूरी तरह से फंडिंग दी गई थी चाइना की ओर से, और इन अनफॉर्चुनेटली भारत के लिए बुरी खबर है, अच्छा बात नहीं है, बट ये जीत गए हैं। अब ये छोटे देश क्या है ना, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए और चाइना के इन्फ्लुएंस में आके पूरी तरह से एंटी इंडियन हो जाते हैं मालदीव। हालांकि भारत से लाखों टूरिस्ट हर साल मालदीव घूमने जाते हैं यहाँ पर। मालदीव का खैर पर्यटन के लिए मालदीव ठीक है, नो डाउट हमारा अच्छा संबंध भी रहा है। वहाँ तख्ता पलट करने से हम लोग बचाए भी थे उस समय, हम लोग अब्दुल्ला गयूम के समय, तो एक पुराना कहानी है, उसको किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब इनका एक कैंपेन ही चला था चाइना के समर्थन में आके कि इंडिया आउट, इंडिया को ये बाहर करना चाहते थे। देखिए 2021 में भारत और मालदीव एक समझौता करते हैं। मालदीव का एक आइलैंड है उथुरु थिला फालू, ये उटपटांग नाम है, उनके भाषा का नाम है। इस आइलैंड पर भारत मालदीव के लिए एक कोस्ट गार्ड स्टेशन बना रहा था, एयरपोर्ट बनाया था, और उनकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर भारत ने अपने कुछ जहाज़ों को भेजा था, और इसमें जयशंकर साहब भी थे, और काफ़ी डेवलपमेंट को लेकर ये आगे बढ़ गया था। और मालदीव चूंकि यहाँ मेजर शिपिंग रूट पे है, यहाँ पे भारत का भी पकड़ बनाना जरूरी है यहाँ पे। इसी के क्रम में देखते हुए भारत ने मालदीव को एक पेट्रोल वेसल दिया कोस्ट गार्ड के लिए, और एक डॉर्नियर विमान दिया एयर सर्विलांस के लिए। छोटा जहाज है पर काफी परफेक्ट जहाज है डॉर्नियर, ये छोटे उड़ानों के लिए परफेक्ट है यहाँ पे। अटैक हेलीकॉप्टर 2 ठो दिया प्रचंड यहाँ पर, इतना भारत ने दिया, रनवे दिया, सब कुछ दिया यहाँ पे, बट इनको रख रखाव ट्रेनिंग के लिए भी तो कोई जरूरत है। तो 75 भारतीय जवान जो है वहां पर मालदीव में है ताकि वो इन्हें ट्रेनिंग दे सके। अब इसी का बहाना लगा के मोहम्मद मोइजू पूरा प्रचार कर दिया कि भारत को बाहर करो, हम अपनी जमीन का यूज नहीं होने देंगे, ये भी नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। अब भारत सरकार इसको समझ नहीं पाई यहाँ पर। हालांकि हम लोग ये 75 लोग को रख के क्या हो गए, उन्हीं को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन वो चुनाव में जीत गया, कर हम बाहर करेंगे। इससे क्या है, भारत का मोराल गिरेगा, और चाइना और पाकिस्तान के लिए तो एक तो उनके लिए मोराल ऑफ होने की बात हो जाएगी। अब वो पक्का इन लोग को क्या करेगा, बाहर करेगा। जबकि खुद सोचिए, हम लोग तो मालदीव की भलाई कर रहे थे यहाँ पर, बट भारत को भी ना ऐसे सेंसिटिव इशू पे देखना चाहिए कि अगर ये चुनाव का मुद्दा बन रहा है, ये हमारे भी खुफिया एजेंट को ये पता होना चाहिए कि एक छोटा सा मैटर 75 लोग के लिए भारत का एक मुद्दा बना देगा। वापस बुला लो 75 को, भैया ये जहाज हमने तुम्हें दिया है, नहीं चलाने आएगा, तुम समझो हेलीकॉप्टर तुम्हारा डूबेगा, पानी है इसका जाएगा यहाँ पे। हम भलाई भी करो, नेकी कर, दरिया में डाल वाला हाल हो गया यहाँ पे। अब ये जीत गया है, पूरे एंटी इंडियन सेंटीमेंट बना के रख देगा। और मालदीव का लोकेशन बहुत जबरदस्त है। मालदीव को अगर आप देखेंगे तो मेजर शिपिंग रूट पे है। सिंगापुर की भी पूरी जहाजें यहीं से जाएगी, वियतनाम की भी जाएगी, इंडोनेशिया की भी जाएगी, हांगकांग का, चाइना का, यहाँ से ताइवान का, मालदीव ये सॉरी फिलीपीन, जापान, सब इसी रूट से जाते हैं। तो चाइना इस रूट में दबदबा जानना चाहता था। अब यहाँ पे भारत की मौजूदगी चाइना को खलती थी, चाइना इस मामले में सफल होता दिख रहा है यहाँ पे। और चाइना की स्ट्रेटजी बड़ा तेजी से इंडियन ओशियन की ओर बढ़ी है। अगर आपको याद होगा पिछले साल, तो चाइना का स्पाई जहाज था यांगविंग 5, ये श्रीलंका की ओर बढ़ रहा था यहाँ पे। बीच में खबर आई थी कि श्रीलंका इसे डॉक करने नहीं देगा अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पे, लेकिन फिर भी ये बढ़ता गया, और भारत के लाख विरोध के बाद ये हम्बनटोटा बंदरगाह पे डॉक कर गया। चाइना की डेप ट्रैप नीति है, उसकी कर्ज की जाल की नीति को हम अगले वीडियो में समझा देंगे कि कैसे वो भारत को घेर रहा है। उसके अगले वीडियो में हम आपको ये समझा देंगे कि भारत उसका कैसे काउंटर कर रहा है। बट अभी वो हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पे ले चुका है यहाँ पर, और यहाँ उसने डॉक कर दिया यहाँ पे। लेकिन भारत की ये तो डिप्लोमेटिक हार हो जाती है यहाँ पे। तो हमारे पड़ोसी से संबंध देख रहे हैं, मालदीव से बिगाड़ दिया, श्रीलंका से बिगाड़ दिया यहाँ पर। अब देखते चलेंगे एक एक करके। तो मालदीव और श्रीलंका तो चले ही गए यहाँ पे। अब म्यांमार में आंग सांग सू की भारत में थी, शरण ली थी, भारत से पढ़ी हुई थी, तो ये भारत के समर्थन में थी। बट चाइना के सहयोग से मालदीव में, यहाँ पे म्यांमार में, मालदीव नहीं म्यांमार में, तो म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट हो गया। अब ये सैनिक तख्ता पलट चाइना के फेवर में चला गया, और हमारा यहाँ से जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, इंडिया सिंगापुर हाईवे था, ये सब ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये अशांति हो गई यहाँ पे, तो एक और से मालदीव म्यांमार भी चला गया यहाँ पे। तो हमारे देखेंगे लाइन से पड़ोसियों को देखेंगे तो डिस्टर्ब करके रखा हुआ है चाइना। यहाँ चाइना अपने नीति में कामयाब होते जा रहा है, और भारत को भी एग्रेसिव पड़ोसी नीति को देखना होगा, और हमारी मीडिया को भी ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। खैर हम अपनी मीडिया से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, उन लोग को ही पता रहे तब तो उठाएंगे लोग यहाँ पे। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो हमारा हमेशा से अच्छा दोस्त भूटान, भूटान के विदेश मंत्री चाइना जाते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, भूटान के ऊपरी भाग पे कब्जा करने की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि हम ये नहीं करेंगे, बदले में तुम डोकालाम हमको दे दो। अब ये डोकालाम का अगर सेटलमेंट कर लेते हैं तो भारत के लिए सरदर्द हो जाएगा डोकालाम यहाँ पे, क्योंकि एकदम पतला रास्ता है ये चिकन नेक यहाँ पे। हालांकि इस चिकन नेक को भी काटने के लिए कई रास्ते यहाँ से बनाए जा रहे हैं, बट वो अंडर प्रोसेस है। भारत का काम जानते ही थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब वही बात करेंगे यहाँ पर ढाका यानी बांग्लादेश का, तो ये हमेशा तराजू लेके बैठल रहता है। चाइना से फायदा है कि इंडिया से फायदा है, चाइना से इंडिया से। वही हाल नेपाल का है। नेपाल में अभी देखे थे
ओली साहब के गवर्नमेंट में पूरी एकदम से एंटी इंडियन हो गए थे। कभी कहते थे कि राम जी भारत के ही नहीं हैं, नेपाल के हैं। अरे भैया हमारे यहाँ अयोध्या के हैं राम जी। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट वो देते थे। आप लोग को पता नहीं याद होगा कि नहीं, 2020 का मैटर है। चाइना से काफ़ी नज़दीकियाँ उनकी बढ़ गई थी। तो आप देखिए नेपाल भी हम 100% हमारे में नहीं रहा। बांग्लादेश का वही हो गया। भूटान जो 100% था उसके विदेश मंत्री उधर की ओर अब शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे। म्यांमार के साथ तख्ता पलट हो गया। श्रीलंका, मालदीव, ये एक एक करके इस तरह से हो रहे हैं यहाँ पे। अब वहीं देखेंगे हमेशा तो भैया चाइना ही है यहाँ पे, तो विरोधी है। और ये तो हमारा बेटा, हम लोग का बच्चा ससुरा बिगड़ गया, ये तो कभी नहीं सुधर सकता है यहाँ पे, इसका कोई इलाज नहीं है। अब ऐसे अब आगे देखते हैं अफगानिस्तान, ईरान में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इधर से तो बिगड़ते ही चला गया। यहाँ पे इन सारे देशों के साथ रिश्ते हमारे धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। यहाँ से तो खराब ही था। अफगानिस्तान से हमारा पब्लिक टू पब्लिक सेंटिमेंट बहुत अच्छा है। मतलब अफगानिस्तान के लोग रियली लव इंडियंस। इंडिया और अफगानिस्तान के पीपल टू पीपल बहुत अच्छा रिलेशन है। बट जैसे अमेरिका गया, सरकार गई वहाँ से, अशरफ गनी साहब की सरकार गई, या फिर करजई साहब तो पहले ही चले गए थे, तो तालिबान एंट्री किया। तालिबान को भारत जो है आतंकवादी संगठन मानता है। अब तालिबान से भारत कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता है, और इसके लिए तो भैया इनके लिए तो फादर ऑफ कोरोना, नो आतंकवादी नो कुछ, जो चीज़ है सब सही है यहाँ पर। अब ये एंट्री मार गया। अब आप सोचिए कितना डिस्टर्बेंस है। अब हम थोड़ा सा ईरान की ओर चलते हैं। ईरान के बाद हम कतर की ओर चलेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इस तो देखिए देख रहे थे यहाँ पे। अब ये कतर देखिए, कतर एक छोटा सा देश है। यहाँ पे छोटा सा देश है कतर। हालांकि अल जजीरा अखबार पूरी दुनिया में तहलका मचेले रहता है इन लोग का। कतर हमारे 8 नेवी अफसर को जो रिटायर्ड हो चुके थे, उन्हें जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुना देता है। हालांकि ये फांसी की सजा निचली अदालत की थी, इसकी ऊपरी अदालत में कंप्लेन की जाएगी, वहां पे सुना जाएगा यहाँ पे। बट भारत के तीनों लोग का एकदम मतलब विदेश मंत्री, रक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि अगर ये फांसी की सजा हो जाती है तो रिलेशन काफी खराब हो जाएंगे। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अपर कोर्ट में जाना होगा, फिर डिप्लोमेटिक चीजें आ जाती हैं, उसमें काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट ये सजा सुना देना ही अपने आप में एक बहुत मतलब रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर इन लोग पे आरोप लगा कि कतर जो है वो इटली से सबमरीन खरीद रहा था। अब उनके लिए यहाँ पे दाहरा कंपनी जो थी उसने कुछ नेवी अफसर्स को हायर किया हुआ था, जो इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे, यहाँ पे काम कर रहे थे। इन लोगों पे आरोप लगाया है, कतर ने आरोप लगाया है कि ये लोग इसकी डील की जानकारी इजराइल को दे दिए थे, और इसके ऊपर जो स्टील कोटिंग लगी थी उसकी भी जानकारी दे रहे थे। इंडिया का कहना है कि ऐसा बात नहीं है। कतर का कहना है कि उनके पास प्रूफ है, डिजिटल इसकी पूरी तरह से इंटरसेप्टिंग की गई थी, उनकी मेल टू मेल क्या बातें हुई थी और कैसे कैसे। अब देखिए आगे क्या मैटर होता है। बट कतर और भारत के रिश्ते बहुत बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के रिश्ते, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत मिडिल ईस्ट में तीसरा सबसे ज्यादा अगर किसी को निर्यात करता है तो कतर को करता है। कतर में कुल जनसंख्या के 33% तो भारतीय हैं, 1/3 तो भारतीय ही रहते हैं कतर में। देखिए हम दोनों की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। अभी मीडिया में देख रहे थे तो कह रहे थे कतर बर्बाद हो जाएगा। भैया हम दोनों की डिपेंडेंसी है। देखिए हमारा 50% जो गैस है, एलपीजी, एलएनजी और ये एलपीजी जो भी गैस है, 50% के मामले में हम कतर पे डिपेंडेंट है। वहीं अगर कतर की बात करेंगे तो कतर का जितना वर्क फोर्स है, कतर में जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वर्क फोर्स है, उसमें सबसे ज्यादा इंडियंस काम करते हैं। तो भैया हमारे रिलेशन खराब होंगे तो हमारा गैस सप्लाई ठप होगा, तो उसके यहाँ वर्क फोर्स कम हो जाएगा। दोनों के लिए ये घाटे की बात है, अच्छी बात नहीं है। हम दोनों अगर वहां पे जो विदेशी काम करते हैं वहां से वो 6,000 करोड़ यानी $700 मिलियन भारत में भेजते हैं। यहाँ पे 6,000 करोड़। तो जितने लोग विदेश में काम करते हैं, आप सब लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं। आप सब सैल्यूट के लायक है कि आप भारत से बाहर अपने परिवार से दूर रहते हैं, बाल बच्चों से दूर रहते हैं, वहां काम करते हैं, वहां का खाना पानी पीते हैं, सब कुछ करते हैं वहां पे। बट वहां के बाद वहां मेहनत करके, खून पसीना से अपनी कमाई करके भारत को भेजते हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था में एक फॉरेन रिजर्व एक बड़ी मात्रा में आता है, जिन्हें हम लोग नकार देते हैं, या फिर हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं जितना हमारे उन भाइयों को मिलना चाहिए। तो जितने भी यूरोप में, गल्फ कंट्री में, ज्यादातर तो गल्फ कंट्री में है या विदेश में काम करते हैं, चाहे वो अपर लेवल के हो, टेक्निकल हो या लेबर हो, सारे लोग सैल्यूटेबल, पूरा देश आपका सम्मान करता है यहाँ पे। और भारत सरकार भी पूरी कोशिश करेगी कि 8 नौसैनिकों को कैसे भी करके उनकी सजा को कम कराया जाए या फिर पूरी तरह माफ कराया जाए। जो भी अब कानूनी चीजें हैं, डिप्लोमेटिक चीजें, ये देश के हायर अथॉरिटी ज्यादा बेहतर ढंग से उसे समझेगी। अब हम ईरान को देखते हैं। अब आप गौर कर रहे हैं कि हमारे रिश्ते कैसे लाइन से बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत उटपटांग होते जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर ईरान को देखते हैं। ईरान को अगर देखेंगे तो ईरान की मजबूरी क्या है। ईरान अमेरिका और इजराइल के एकदम रडार पे है यहाँ पर। ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है और इजराइल किसी कीमत पे इसे नहीं बनाने देना चाहता है यहाँ पर। अगर ये इजराइल परमाणु बम बना लिया तो हिजबुल्ला या हमास को दे देगा, वो निपटा देंगे सब इजराइल को, इसलिए वो इनका परमाणु प्लांटें उड़ा देता है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ईरान जो है ये अपने सैंक्शन को बचने के लिए भी करता है। ईरान भारत से अच्छा रिलेशन रखता है, लेकिन भारत का उसी के साथ इजराइल से भी बहुत अच्छा दोस्ती है।
अब ईरान कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत को अगर ईरान और इजराइल में चुनना होगा तो भारत के लिए क्या है ना कि क्योंकि पेट्रोलियम तो हम कहीं से ले सकते हैं, चाबहार बंदरगाह भी लेना है तो भारत भी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए ईरान भी भारत को बैलेंस करने के लिए चाइना से भी दोस्ती बना के रखता है। तो ईरान भारत को ना बैलेंस में रखना चाहता है, वो एक तरफा नहीं जाना चाहता है। ईरान का रूस से भी अच्छा दोस्ती है, इसलिए भारत भी अच्छा दोस्त है। ईरान चाइना भी है यहाँ पे, तो ये बड़ा खोचपोच हो गया है यहाँ पे, एक तरह का वो वाली मतलब घनिष्ठता वाली चीजों में कमी आ रही है। तो आप देखिए भारत का ना अड़ोस पड़ोस में पता नहीं क्या होते जा रहा है, यहाँ पे नजर उजर लग गया क्या भारत को यहाँ पे। तो इस पे अभी बहुत जल्दी करने की जरूरत है। यहाँ मालदीव आंख दिखा रहा है, श्रीलंका, जिसको देखिए यहाँ पे क्या समझ रखा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा रिलेशन गड़बड़ है। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन में उतार चढ़ाव आते रहता है। यहाँ पर ईरान के साथ ये है कि भारत के रिश्ते इजराइल से बेहतर हैं, इसलिए ईरान को भी पूरी तरह भारत को आप समझते हैं कि इन दोनों का एकदम कट्टर दुश्मनी है और हम लोग का एकदम दोस्ती है। तो थोड़ा सा बैलेंस करना ईरान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर इजराइल को देख लेंगे तो भाई दोनों में हमास और इजराइल में, ये हमास वाला 5,000 6,000 रॉकेट मार दिया सब वहाँ पे, ये नहीं देखा सब महिला है, बच्चा है, बूढ़ा है, धड़धड़ा के मार दिया। अब ये भाई साहब मारना चालू किए हैं, पूरा गाजा समेट दिए हैं भाई। तो भाई देखिए ना, इन लोग को स्टार्ट करना चाहिए, इन लोग को भी भाई साहब थोड़ा छोटे बच्चे और महिला दोनों ओर से ध्यान देने की जरूरत है। अब क्या कहिएगा, इन लोग को आपस में लड़ाई उड़ाई करता है यहाँ पे। अब देखिए इजराइल और इजराइल के समर्थकों का कहना है कि इजराइल की भाषा बोलो, और हमास और फिलिस्तीन के समर्थनों का कहना है कि उनकी भाषा बोलो। भाई हम लोग की देश का प्रॉफिट एंड लॉस भाड़ में जाए, हमारे देश के लिए क्या सही है क्या नहीं ये मायने नहीं रखता है। भाई हम लोग वही काम कर सकते हैं जो विदेश नीतियां जिसके हिसाब से फिट हो यहाँ पर, तो हम लोग को उसी हिसाब से देखना है। अब जैसे यहाँ पर पहले तो फिलिस्तीन वाला एरिया का तो देखते हैं इजराइल वगैरह, हालांकि ये एक अलग टॉपिक का विषय है। इजराइल फिलिस्तीन क्या हुआ था, ये 1946 का नक्शा है, पूरा फिलिस्तीन था, थोड़े मोड़े एरिया में यहूदी आके बसना चालू किए थे जर्मनी से, जब वहां से हिटलर मारा था। यहाँ पर 1947 में फिलिस्तीन के लोगों का कहना है, पहले हम लोग फिलिस्तीन के लोगों का सुन लेते हैं, फिर इजराइल का क्या कहना है उसको समझ जाते हैं। चलिए अब ध्यान से पहले फिलिस्तीन का फिर इजराइल का देख लेते हैं। 1947 में ये व्हाइट वाला एरिया जो है वो इजराइल को मिल जाता है और ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन को मिल जाता है। फिलिस्तीन ने कहा हमारा विभाजन नहीं हो सकता है। हम मानते हैं फिलिस्तीन वाले, आपको लगा होगा आपका विभाजन नहीं हो सकता, ये याद रखिए 1947 हमारा भी विभाजन उसी समय हुआ था, तो हमें भी तकलीफ हुआ था। जिस तरह से अगर फिलिस्तीन को बांटना गलत है तो भारत को भी बांटना गलत है। फिलिस्तीन को भी अंग्रेजों ने बांटा था, भारत को भी अंग्रेजों ने बांटा था। अगर अंग्रेज नहीं बांटे रहते तो फिलिस्तीन इतना बड़ा होता, हमें भी नहीं बांटे रहते हम भी इतना बड़ा रहते, पाकिस्तान हमारा रहता, अफगानिस्तान हमारा रहता, म्यांमार हमारा रहता, बांग्लादेश हमारा रहता, फिर हमें भी तकलीफ होता है। अलग बात है कि हम लोग अपने विकास के काम में लग गए हैं, जितना है उतने में ही हम लोग कहते हैं कि चलो भैया अब जो होना था उस पर रोना रोना छोड़ दो, हटते हैं यहाँ पे। तो एक तो फिलिस्तीन का ये कहानी हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कैसे कैसे गया, अब तो 9% छोड़ा है और ये गाजा को भी बहुत जल्दी लपेट देगा वो पूरी तरह से इजराइल। अब इजराइल का क्या कहना है, इजराइल का कहना है 2000 साल पहले हम यहीं रहते थे भैया, 50 साल तक अगर आदमी अपने खेत में नहीं जाए तो दूसर को जोत लेता है, 100 साल आप बताइए परदादा परदादा के समय, 2000 साल बाद ही लौट के आए हैं। तो चलो भैया इजराइल, अगर तुम 2000 साल बाद लौट के आए हो और तुम्हारा ये पूरा हो जाता है तो फिर 2000 साल पहले तो ये पूरा भारत था। अशोक, हमारे बिहार का अशोक सम्राट, उसका तो एशिया माइनर तक अभिलेख मिला है यहाँ पर एरिया में। चोल शासक ने इंडोनेशिया पे कब्जा कर लिया था, वो तो 1500 साल पहले का कब्जा किया था। तो सबकी अपनी अपनी भाषा है, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, लेकिन मानवता को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमास और इजराइल दोनों की लड़ाई में इनको और ये दोनों लोग यहाँ पे जब हमास मारे तो पैराशूट से एकदम पबजी स्टाइल में नीचे बच्चा मर रहा है, बूढ़ा मर रहा है, लड़का है लड़की है, कोई ध्यान नहीं रखना है। ये भी मारा है तो ये भी ने ध्यान नहीं रखा है। ये लोग का अपना अलग मैटर है, किसी अन्य वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ पर अलग अलग में। अब देखिए दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इजराइल का एक अलग गायक है कि हम पे हमास ने मारा, हाँ हमास ने गलत किया, मारा जिस तरह से महिलाओं को मारा वो गलत था, बूढ़े लोगों को मार दिया गलत था, बंधकों को अभी भी छोड़ देना चाहिए उन लोगों को, ना तो ये तो मारते चल जाएगा, उसको तो बहाना मिल जाएगा। बंधक को छोड़ दे तो कम से कम दुनिया तो कहेगी ना भैया बच्चों को नहीं मारो। अच्छा ये सब अलग रखिए, एक बार जरा देखिए ध्यान दीजिए। लगभग 2 सालों से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, 2 साल से धड़ाधड़ बम गोला बारूद हेलीकॉप्टर धड़ाधड़ चल रहा है। कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा है, ना ही किसी को तकलीफ हो रही है। यहाँ पर मार धड़ाधड़, उधर से हमास मार रहा है 5000 रॉकेट। इजराइल के कितने लोग 200-250 मतलब मासूम लोग जो अपराध भी नहीं किए थे, ना ही उनको किस एरिया का था, वो मर गए। 10,000 तक फिलिस्तीनी मर गए, पूरा तहस नहस हो गया गाजा। यहाँ पर कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ये धड़ाधड़ आयरन डोम, तो उधर से गाजा से मिसाइल, कोई प्रदूषण नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है। इस सबसे कोई प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ यहाँ पर। इतना बम्बार्डमेंट हुआ, इतना 2 साल से तबाही हुआ है, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ तो इनसे दिवाली में कुछ हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत फट गया, ये हो गया वो हो गया। अभी हमको देखिए, हम ये वाला बम कल फोड़ दिए, ये वाला मिर्चैया बम, मुर्गा छाप,
अंटार्कटिका का सारा बर्फ पिघल गया, पूरा बर्फ पिघल गया अंटार्कटिका का। अब हम क्या करें, हम डर गए भैया, ये कले फोड़े अब पूरा भड़क गया, तो बाकी सब हम बचा लिए। हम कहें कि भैया एक दो और फोड़ देंगे पूरी दुनिया का बर्फ पिघल जाएगा। बताइए, आयरन डोम से खतरनाक है ये, गाजा जो मिसाइल मारा है उससे खतरनाक है, यूक्रेन में जो मार रहा है उससे ज्यादा प्रदूषण कर रहा है, धड़ाधड़ यूक्रेन इजराइल में चल रहा हुआ है, अमेरिका बम गिरा रहा है, ड्रोन से मार रहा है, सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी में फैला दिया। बताइए, अंटार्कटिका का बर्फ पिघल गया। खैर आप समझदार हैं, अच्छा जो की बात बोला गया है, लेकिन इतना समझिए कि ये यूरोप वाले कुछ करेंगे, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं, सारा जिम्मेदार हम लोग पे थोप देंगे। पर्यावरण का ध्यान रखना जरूरी है, पर्यावरण अगर खराब होगा तो हम सब लोग के लिए खराब है, ठीक है, ये कहीं से अच्छा नहीं है। लेकिन जिस तरह से खुलेआम गुटखा बेचा जाता है और उस पर लिख दिया जाता है कि मुंह के लिए कैंसर होता है, गुटखा खाना जानलेवा है, तो फिर उस तरह से तो पटाखा पे भी लिख देगा कि ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, अब बेचने लगेगा। क्या मतलब बनता है? पर्यावरण क्यों बचा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम जिंदा रह सके। तो गुटखा से भी क्या होता है? कैंसर होता है। गजब लॉजिक है, गुटखा बेचेंगे उस पर लिख देंगे, तब तो फिर पटाखा पे भी लिख देगा पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, खुलेआम बेचेगा यहाँ पे। तो इस पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और स्टूडेंट लोग जो लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन में दिक्कत आ रहा है, एक्चुअली क्या है, बल्क में एडमिशन हो जाने की वजह से सर्वर क्रैश कर गया है यहाँ पे, और थोड़ा दिक्कत हो गया क्योंकि दरोगा भी एग्जाम सर पे आ गया है और प्रैक्टिस बैच में इतनी भीड़ हो गई है कि वो सर्वर ही क्रैश हो गया। इसलिए देखते होंगे आप लोग का वीडियोज रुक जाते होंगे वगैरह इस चीज़ों के लिए। तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करेंगे, आप भी समझते हैं इस चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ें बल्क में हो जाते हैं चीज़ों में। लड़के भी पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ने वाले लड़के सर्वर उड़ा दे रहे हैं सब, नहीं तो पहले सुनते थे कि आईपीएल का सर्वर उड़ जाता है, तो इसका उड़ता है, अब तो क्लास का उड़ जा रहा है यहाँ पे। और दूसरा, बिहार बीपीएससी के लिए अभी बीपीएससी मेंस के क्लासेस तो ऑनगोइंग है, स्टार्ट ही है यहाँ पे। जो लोग सफल हो गए उन सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और कई को तो पीटी पास होने के बाद मिठाई खिलाने चला आया। अरे बकलो, पीटी पास क्या, अभी मेंस और इंटरव्यू के बाद मिठाई खिलाना है यहाँ पे। 70वीं बीपीएससी दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह। और बोरिंग रोड में सेकंड ब्रांच में, बोरिंग रोड सेकंड ब्रांच में बड़ा ब्रांच है, वहाँ पे एडमिशन, वहाँ पे 1000 बच्चों की कैपेसिटी है बैठने की, तो वहाँ से भी आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, आप जितने यूट्यूब फैमिली है, देखिए आप सब लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग की बड़ी शिकायत रहती है। देखिए जब भी हमको टाइम मिलता है, अभी छुट्टी का टाइम है, देखिए धड़ाधड़ वीडियो बना रहे हैं, 13-13 घंटा क्लास लेने के बाद ना होश नहीं रहता आदमी का, क्योंकि पढ़ाना भी जरूरी है इन बच्चों को यहाँ पे। तो थोड़ा बैलेंस बनाने में दिक्कत हो जाता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग को जितना जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराया जाए, और हम पूरी कोशिश भी करते हैं, बट बैचेज जितना ज़्यादा हो जाता है। अभी छुट्टी है तो देखिए पूरा वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों की हमसे शिकायत है, आपका अधिकार बनता है हमारे ऊपर, इसके लिए हमें एक बार थोड़ा सा हमको हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के आगे। बट कोशिश रहती है कि आप लोग के लिए जितना वीडियो बनाया जा सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना कोशिश करते हैं। आई होप आप इसको समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।